नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी है टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। और दूसरा आएगा, हमारा दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला हो गया टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दूसरा आएगा टाइप ऑफ मार्केट्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ मार्केट्स। तो कौन कौन से टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं? तो बेसिकली हमारे दो टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला आता है हमारा प्राइमरी मार्केट। जैसे हम स्कूलिंग करते हैं ना, तो स्कूलिंग करते करते सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट हम किसको बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है कि सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। फर्स्ट टाइम किसको इशू करेंगे? इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती है यहाँ पे। सो इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सो इसमें हम देखेंगे क्या क्या आएगा प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में आएगा सबसे पहले आईपीओ। ठीक है, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आईपीओ की हम बात करेंगे। आईपीओ में क्या होता है कि सपोज एक कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी को कैपिटल रेज करना है। सपोज करो कि उसको नया कुछ प्लांट लगाना है, या फिर क्या करना है, नया प्लांट लगाना है, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए उसको चाहिए, या फिर अपने ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए, या फिर पिछले कई सालों में उसने क्या किया है कि काफी सारा प्रॉफिट्स जमा कर लिया। कंपनी ने स्टार्टिंग में लगाया था, पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, अभी कंपनी की वैल्यू हो गई है 100 करोड़। तो उसके जो इनिशियल इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, उनके पास में तो वो जो शेयर्स है, कंपनी के जो शेयर्स है, वो तो पैसों में नहीं है ना। वो क्या है, वो एज अ शेयर्स है उनके पास में। तो वो लोग क्या करेंगे, वो उस अपने शेयर्स को पब्लिक ऑफर करेंगे कि भाई आप, हमारे शेयर की कीमत इतनी है, 100 रुपए है, मैं 100 रुपए में आपको हमारा एक शेयर दूंगा। और ऐसे हमारे पास में मैं 100 रुपए में एक शेयर दूंगा, और ऐसे हमारे पास में 1 लाख शेयर है। तो आप वो खरीदना चाहोगे क्या? ठीक है, ये 1 लाख शेयर वो बेचना चाहेंगे। तो ये जो है इनके प्रोमोटर्स बोलेंगे हम इनको। जो बेच रहे हैं ना, कंपनी के जो इनिशियल ओनर्स हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी या जिन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी में, इनको क्या बोलेंगे हम? प्रमोटर्स। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्रमोटर्स। प्रमोटर्स किसको बोल रहे हैं कि आप खरीदोगे? प्रमोटर, प्रमोटर बोलेंगे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे कि आप हमसे ये 1 लाख शेयर खरीद लो, और हम उसके बदले में आप हमें पैसा दे दो। तो इन्वेस्टर को दिखेगा कि हाँ, ये कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है, इतने टाइम से अच्छा खासा काम कर रही है, आगे चल के और अच्छा काम करेगी। तो इन्वेस्टर उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इश्यूअर है, इश्यूअर मतलब प्रमोटर्स। ठीक है, इश्यूअर मतलब प्रमोटर। प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए किसको? इन्वेस्टर को। अब वो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। वो इन्वेस्टर रिटेल भी हो सकता है,
इस चीज पे हम बाद में आएंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद रखो। रिटेल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कोई भी हो सकता है उसमें। तो ईश्वर ने आईपीओ निकाला, आईपीओ निकालने के टाइम पे उसने इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, सपोज करो कि उसने अपने 25% शेयर्स बेचे प्रमोटर्स ने, तो वो 25% शेयर की कीमत किससे लेगा? इन्वेस्टर से ले लेगा। सारे नहीं बेचेगा वो, सारे नहीं बेचेगा। वो सिर्फ हो सकता है 25 बेचे, हो सकता है 30% बेचे, हो सकता है 40% बेचे, तो पूरे नहीं बेचता है वो, कुछ परसेंटेज उसके बेचता है और उसके बेसिस पे अपने पैसे ले लेता है, सो दैट वो जो प्रॉफिट उसने कमाया वो कैश में उसने कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो फर्स्ट ये हो गया हमारा, फर्स्ट आ गया हमारा क्या? प्राइमरी मार्केट में आईपीओ। सेकंड क्या आएगा हमारा? सेकंड आएगा एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ होता है फॉलो ऑन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, इसमें क्या होता है? कंपनी ने ऑलरेडी पैसे ले चुका है, कंपनी ने एक बार इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, अब उनको वापस से जरूरत पड़ गई, अभी उनको एक और नया प्लान डालना है, तो वो क्या करेगी? जो उसके पास में सपोज उसने पहले 25% जो था, ये 25% उसने पहले जब आईपीओ लाए थे तब उन्होंने निकाल दिए थे। अब क्या करेंगे? अब 15% और कहेंगे कि हम 15% के लिए आईपीओ एफपीओ लेके आ रहे हैं, तो हम ये 15% जो है अब बेचेंगे, और इस जो भी प्राइस होगा वो प्राइस बता देंगे कि हम इस प्राइस पे बेचेंगे, एंड इन्वेस्टर उसको खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सेम होता है, आईपीओ और एफपीओ ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये होता है कि आईपीओ में फर्स्ट टाइम पे जो है शेयर इश्यू हो रहे होते हैं, और एफपीओ में क्या होता है कि एक बार हो चुके हैं, ये दोबारा से कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको प्रॉफिट बुक करना हो सकता है कि इनको नए ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए, हो सकता है इनको डेट रिपे करना है तो उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से? दो हो गए, आईपीओ और एफपीओ। इसके बाद में आएगा हमारा प्राइवेट, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली बात करती है इंस्टीट्यूशंस के साथ में, कुछ बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास में फंडिंग है, पैसा है काफी सारा, तो उनसे बात करती है। उनसे बात करने के बाद में बोलती है कि आप हमारे बिजनेस में हमारे शेयर्स खरीद लो, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, एंड उसके बेसिस पे हम आपको शेयर्स प्रोवाइड करेंगे और आप उसमें अच्छा रिटर्न कमाओगे। तो ये डायरेक्ट बात होती है, ये एक्सचेंज के थ्रू बात नहीं होगी, ये डायरेक्ट बात होगी। तो ये हो गया क्या हमारा? प्राइमरी प्लेस सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये समझ गया। इसके बाद में होगा क्या? इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या होता है? ये हो गया हमारा राइट्स इशू। तो राइट इशू में क्या होगा कि अभी समझ लो मेरे पास में पहले से शेयर्स है, मैं ऑलरेडी टाटा मोटर्स के शेयर्स का शेयर होल्डर हूँ, टाटा मोटर्स का। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? मेरे को कंपनी ऑफर करेगी, मेरे को कंपनी बोलेगी हम और भी ज्यादा शेयर्स आप निकालना चाहते हैं, तो आपको हम डिस्काउंट प्राइस में देंगे। तो वो मेरे को बोलेंगे कि मैं एज पहले से उसका शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे को 10% वो डिस्काउंट में देंगे, क्या आप वो लेना चाहोगे? मैं बोल दूंगा ओके, मैंने वो ले लिए, तो मैंने वो 10% के डिस्काउंट पे ले लिए। अब कंपनी वो 10% के बाद में क्या करेगी? बाद में जब सबने ओके कर दिया, जो जो लेना चाहते थे उन्होंने 10% के डिस्काउंट पे लिया, उसके बाद में वो
नॉर्मल पब्लिक के लिए जो एक्चुअल रेट है उस पे वो ऑफरिंग करेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है राइट्स इशू, मतलब कि जितना आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब कि जो पब्लिक को मिल रहा है, नॉर्मल पब्लिक को मिल रहा है उससे कम प्राइस में जब उनके शेयर होल्डर्स को वो शेयर और शेयर्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइट्स इशू, ठीक है। राइट्स इशू होने के बाद में हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी, उसके बाद में हमारा आएगा प्रिफर्ड, प्रिफर्ड शेयर्स होते हैं, ठीक है। प्रिफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, प्रिफर्ड शेयर्स भी बोलते हैं उसको, प्रिफर्ड अलॉटमेंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रिफर्ड अलॉटमेंट, इसमें कंपनी आपको प्रीफर्ड बेसिस पे, ठीक है, आपको राइट्स नहीं देगी कुछ, कंपनी जो है आपको लाइक वोटिंग राइट्स नहीं देगी, तो वो सब राइट्स आपको नहीं देगी, बट कंपनी आपको ये जो शेयर है ये शेयर आपको सस्ते प्राइस में देगी, बिकॉज आपके पास में राइट्स नहीं है ना, तो आप कंपनी में वोटिंग नहीं कर सकते, आप कंपनी के डिसीजंस नहीं में इंटरफेयर नहीं कर सकते ज्यादा। तो इसमें क्या करेगी कंपनी, अगर कोई शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, नॉर्मल उसका रेट है 100 रुपए का, ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं उसको, जो नॉर्मल हमारे पास में होता है वो होता है ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो अगर अगर ऑर्डिनरी शेयर 100 रुपए का है तो हो सकता है मेरे को 80 रुपए में कौन सा मिल जाए, प्रिफर्ड शेयर मिल जाए, ठीक है। तो कंपनी मेरे को 80 रुपए में प्रेफर्ड शेयर दे देगा, एंड उसके जो डिसीजन है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। सो अगर मेरे को लगता है कि हाँ उससे कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छा है, मेरे को वो चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मेरे को प्रेफर्ड शेयर दे दो, एंड आई एम ओके विद इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेफर्ड शेयर। अब ये हो गए हमारे सब, इसमें और भी दो तीन चीजें और आती है, तो वो आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्राइमरी मार्केट में मेनली ये सब चीजें होती है। सो प्राइमरी मार्केट का क्या काम होता है, उसका काम होता है कि जो न्यू शेयर या न्यू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बोलेंगे हम, सिक्योरिटीज में सब चीज कवर हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटीज में लाइक आपके बॉन्ड्स भी कवर हो जाता है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कि एक्सचेंज में लिस्ट होगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज, ठीक है। तो उसमें क्या है, न्यू सिक्योरिटीज को हम इन्वेस्टर को देते हैं, इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप इस चीज में हमारे साथ में, इसमें हमारे लिए इन्वेस्टर बन जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ट्रेड किस किस के बीच में होता है, ट्रेड होता है यहाँ पे इशूअर और इन्वेस्टर, ठीक है। तो इन दो के बीच में ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। आप जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो वो आईपीओ का पैसा किसके पास में जाता है, जिसने वो इशू किया है उसके पास में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो आप पूछोगे सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें हम लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, कौन सी, जो कि एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है, जो स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जो स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड है, जो बॉन्ड्स ऑलरेडी लिस्टेड है एक्सचेंज पे, जिनको हम ट्रेड कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। समझो कि रिलायंस का जो शेयर है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो अगर मैं उसको बाय करता हूं तो वो किसका पार्ट आ जाएगा, वो पार्ट आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट का। मैं इसको सेल करता हूं तो किसका पार्ट आ जाएगा, सेकेंडरी मार्केट का,
ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो चीजें पहले से लिस्टेड है वो सब चीजें आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे। ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, ओटीसी बोलते हैं उसको हम, ओटीसी। सो ओटीसी क्या है? ओटीसी है हमारा ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास में एक कंपनी का बॉन्ड है, उसने मेरे को बॉन्ड इशू किए थे कि मैं आपको ये जो बॉन्ड्स हैं वो 10% के रेट से मैं आपको हर साल का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, ये कंपनी ने मेरे को बॉन्ड प्रोवाइड किए थे। अब ये बॉन्ड पे मेरा नाम नहीं लिखा है, कंपनी ने जस्ट बॉन्ड टू ये प्रोवाइड कर दिए हैं और इस पे लिखा हुआ है जिसके पास में भी ये बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड वाले जिसके पास में भी होंगे उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे दूसरा एक आदमी है, वो बोलेगा मेरे को कि आप ये बॉन्ड मेरे को बेच दो। मैं इसका, आप अगर मैंने ये बॉन्ड जो है 1000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, तो ये मेरे को बोलेगा मैं आपको 1100 देता हूँ और ये बॉन्ड मेरे को आप बेच दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है। तो हम दोनों आपस में ही मिले हैं, हम लोग एक्सचेंज के थ्रू नहीं मिले हैं, हम लोग कहीं पे भी नहीं मिले हैं, हम जस्ट आपस में मिले। हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन किया, मैंने बॉन्ड जो है वो इस दूसरे आदमी को दे दिया एंड जो इंटरेस्ट है आप किसको मिलेगा, इस आदमी को मिलेगा। इसने मेरे को 1100 दिए, जो पहले के इंटरेस्ट आते थे वो सब मेरे को मिल चुके हैं एंड अब 1100 लेके ये बॉन्ड मैंने उसको दे दिया। सो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ ओवर द काउंटर, ओटीसी ट्रांजेक्शन बोलेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये ओटीसी हो गया हमारा। सो मेनली तो सेकेंडरी मार्केट में यही सब आता है और तो कुछ नहीं आएगा। अब हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों का डिफरेंस जो है, एक देखता हूँ अगर इसमें मैं टेबल ऐड कर सकता हूँ तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसमें टेबल ऐड होगा। ठीक है, तो ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्या देखेंगे हम कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में क्या क्या चीजें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स। ठीक है, ये हो गए फीचर्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। तो ये हो गए हमारे फीचर्स, ये हो गए हमारी प्राइमरी मार्केट, ये हो गई हमारी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या आएगा, पर्पस। तो इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है नई कैपिटल लेना। ठीक है, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल जो है नए इन्वेस्टर से न्यू कैपिटल लेना। ठीक है, इनको क्या है, इनको अपने ऑपरेशंस आगे चलाने हैं या फिर डेट पे करना है या फिर अपना प्रॉफिट लेना है इनको कैश में। तो उसके लिए क्या चाहिए, इनको नई कैपिटल चाहिए। ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है, वो होता है न्यू कैपिटल। अब दूसरी तरफ क्या आएगा हमारा, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम क्या करते हैं, स्टॉक में स्टॉक को हम बाय एंड सेल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता है लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है लिक्विडिटी क्रिएट करना। अदरवाइज क्या होगा कि मैंने आईपीओ में खरीदा, अब मैं बेचने जा रहा हूं तो कोई भी मिलेगा नहीं मेरे को। अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी तो अगर मैं बेचने जा रहा हूं तो कोई मिलेगा मेरे को, कोई भी नहीं मिलेगा, मैं बेच ही नहीं सकता उसको। जब तक मैं वापस से कंपनी को ही ना बेचूं, मैं कहूं कि आपने, आपसे मैंने ये शेयर लिए थे, अब आप खुद खरीद लो, तो वो हो गया। ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो उसको बाद में।
क्या आप जो पहली वाली जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो ना। आपको डायरेक्टली कंपनी दे रही है, आईपीओ के थ्रू दे रही है या राइट्स इश्यू के थ्रू दे रही है, तो वो सब क्या है, कंपनी से आप ले रहे हो, बट आप उसको आगे ट्रेड नहीं कर रहे हो ना। उसको आगे जब आप ट्रेड करोगे तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, वो प्राइमरी मार्केट में नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हमारे ये पर्पस हो गया। दूसरा हम देखेंगे इसमें सिक्योरिटीज। सो कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती है लाइक हमारी, इसमें हो गया हमारा आईपीओ, एफपीओ, आईपीओ एफपीओ आगे, राइट्स इशू, ठीक है। तो ये हो गए राइट्स इशू। इसके बाद में क्या हुआ हमारे, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड जो शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए हमारे, ये सब आ गए हमारे सिक्योरिटीज के अंदर। ये सब सिक्योरिटीज इसमें होती है। अब इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या आएगा हमारा, बताओ क्या क्या आएगा। सो सेकेंडरी मार्केट में हमारी जितनी भी बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपके कोई भी लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं, ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ जो ट्रेड कर रहे हैं वो, ठीक है, स्टॉक्स। तो जितने भी पहले से यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आपके सेकेंडरी मार्केट। बॉन्ड हो गए, ईटीएफ हो गए, जो सब कुछ ये ट्रेड करते हैं पहले से लिस्टेड है, ये सब आ गए आपके सेकेंडरी मार्केट में। अब इसके बाद में तीसरा क्या आएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है इसका, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा इसका। जब एक आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ का प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन करती है कंपनी, जो उसका इशूअर होता है, ठीक है, जो उसको इशू कर रहा होता है, जो उसको इशू कर रहा है वो कंपनी उसका प्राइस डिसाइड करेगी कि मेरे को आईपीओ लाना है तो उसके एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। तो वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगी वो कंपनी। इसमें कौन डिटरमाइन करेगा, इसमें डिटरमाइन करेंगे हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, जिससे प्राइस मूवमेंट होता है ना स्टॉक में वो। तो ये हो गया हमारे डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये हो गए। रेगुलेशंस किस में ज्यादा होंगे बताओ, रेगुलेशंस ज्यादा किस में होंगे, रेगुलेशन ज्यादा होंगे प्राइमरी मार्केट में। बिकॉज अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है तो उसके ऊपर ज्यादा नजर होगी किसी की भी ना, कि वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है, वो कहीं इलीगल एक्टिविटीज में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मोर रेगुलेशन, क्या उसकी बैलेंस शीट जो है वो सही है या नहीं है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, ज्यादा हमारे रेगुलेशंस किस में होंगे, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में होता है क्या, सेकेंडरी मार्केट में आप किसी से भी खरीद सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो इसमें आ जाएगा क्या, लेस रेगुलेशंस, ठीक है। तो इसमें लेस रेगुलेशंस हो गए, ओके। अब हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा हमारा इशूअर, जिसने वो इशू किया है शेयर, ठीक है, मतलब वो कंपनी ने जिसने भी इशू किया है वो, एंड इन्वेस्टर। इशूअर एंड इन्वेस्टर के बीच में यह ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। इन्वेस्टर पैसा किसको देगा, कंपनी को पैसा देगा। इशूअर शेयर्स किसको देगा, इन्वेस्टर को शेयर्स देगा।
तो ये इन दोनों के बीच में हो गए ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में किस किस में होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं मेनली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही होता है, बिकॉज जो खरीदने वाला है वो भी इन्वेस्टर है, जो बेचने वाला है वो भी इन्वेस्टर है। बेचने वाला हो सकता है प्रॉफिट लेके बेच रहा है या लॉस लेके बेच रहा है, और जो खरीदने वाला है उसको लग रहा है कि आगे प्रॉफिट हो सकता है मेरे को, तो वो इसलिए खरीद रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या क्या डिफरेंस होता है। पर्पस नई कैपिटल रेज करना, सेकेंडरी मार्केट का लिक्विडिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का जो सिक्योरिटीज होती है कौन कौन, प्राइमरी की सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू होते हैं, प्रिफर्ड शेयर्स होते हैं। तो ये सब किस में आ गए हमारे प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या आएगा हमारे, स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, ईटीएफ आ गए, जो भी चीज पहले से एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है वो सब हमारी आ जाएंगी सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस प्राइमरी मार्केट में कंपनी जिसने इशू किए वो शेयर, तो वो कंपनी उसके जो प्राइस है उसको फिक्स करती है। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में कैसे प्राइस वो होता है, फ्लक्चुएट होता है, या कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, रेगुलेशन किस में ज्यादा होता है, ज्यादा रेगुलेशन होते हैं प्राइमरी मार्केट में। जो आईपीओ लेके आ रहा है, एफपीओ लेके आ रहा है, उन पे ज्यादा नजर होती है कि कहीं ये जो लेके आ रहे हैं ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे, सब कुछ लीगल है या नहीं है, वो सब प्रॉपरली चेक होके फिर जाके वो एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। तो ज्यादा रेगुलेशन किस में होंगे, ज्यादा रेगुलेशन होंगे प्राइमरी मार्केट में, और कम रेगुलेशन किस में होंगे, हमारे सेकेंडरी मार्केट में। सो फिर ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है, जो ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट में होता है वो जिस कंपनी ने वो शेयर इशू किए है, तो उस कंपनी के और इन्वेस्टर के, इन दोनों के बीच में वो ट्रांजेक्शन होंगे। सेकेंडरी मार्केट में किस किस के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे, जो इन्वेस्टर है और दूसरा भी इन्वेस्टर ही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जाके वापस से कंपनी को बोल देगा भाई ये शेयर वापस ले लो मेरे से, मेरे को पैसे दे दो। नहीं, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही ये ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे को आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम जाएगा वरना उसमें। तो टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फर्स्ट हो गए हम, आप, आपके फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे हम उनको, रिटेलर। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम उनको, रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने खुद के पर्पस के लिए, यानी कि खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये इसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो क्या हो गया, रिटेल इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, खुद के पर्पस के लिए कर रहा है। सेकंड कौन से आ गए, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे, लाइक इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए। ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, आपके पेंशन फंड्स आ गए, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स। फिर उसके बाद में और क्या आ गए, इसमें इंश्योरेंस आ गए, इंश्योरेंस आ गए। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, इंश्योरेंस हो गए, तो हेज फंड्स हो गए, तो एक्स्ट्रा और भी होते हैं, वो सब एक्सेट्रा में आ जाएंगे। तो ये सब है जो कि हमारे किस में आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में। ये किसके लिए काम कर रहे होते हैं, ये एक फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, बेसिकली एक फंड इकट्ठा करते हैं और
वो उस पे रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ठीक है, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड क्या करते हैं, वो एक फंड इकट्ठा करते हैं और वो बड़े फंड के ऊपर फिर ट्रेड करते हैं, जो भी रिटर्न्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को रिटर्न्स देते हैं। तो ये हो गया हमारे कौन से इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूशंस के बाद में और कौन आ जाएगा पार्टिसिपेंट में, उसके बाद में आ जाएगा ब्रोकरेज फर्म्स, ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म क्या कर रही है आपके लिए, ब्रोकरेज फर्म के लिए, ब्रोकरेज फर्म ये कर रही है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ब्रोकरेज फर्म का काम क्या है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां पे आप अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ये क्या करेगी, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने शेयर्स का बाय एंड सेल दोनों चीजें कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ब्रोकरेज फर्म। तो ये ब्रोकरेज फर्म हो गई हमारी। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में हम देखेंगे मार्केट मेकर्स। तो कौन होता है मार्केट मेकर्स, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो कि मैं किसी चीज को बाय करना चाह रहा हूँ एंड उसका जो प्राइस है वो 100 रुपए चल रहा है, बट उसको 100 रुपए पे कोई भी मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ बट बेचने वाला कोई है ही नहीं। बेचने वाला बोल रहा है कि मैं तो भाई 120 में ही दूंगा, कोई है ही नहीं बेचने वाला। तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी गैप क्रिएट हो गया। मतलब कि जिसको भी खरीदना है वो मिनिमम अभी 100 रुपए देने वाला है और यहाँ पे वो 120 20 में बेचने वाला है। तो ये जो 20 रुपए का गैप है इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी गैप। तो ये लिक्विडिटी गैप जब क्रिएट होगा तो बायर बाय नहीं कर पाएगा, सेलर सेल नहीं कर पाएगा। तो वो चीज ना हो मार्केट में, तो उसके लिए कौन काम करता है, मार्केट मेकर्स। ये क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं सो डेट कि कम से कम जो है लिक्विडिटी गैप हो वहां पे, ठीक है। वहां पे प्राइस गैप जितना कम होगा, सपोज मैंने 100 बोला है तो वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो 100.5 बोल देगा, 100.2 बोल देगा, ऐसा कुछ। तो इतना चलता है। बट ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। अगर मेरे पास में 1 लाख शेयर्स है तो 20 रुपए के हिसाब से वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है, मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी तब जाके आप उस चीज को बाय एंड सेल कर पाओगे। अब आगे चलेंगे हम, ठीक है। अरे हाँ, तो आगे क्या होगा, ये हो गए हेज फंड्स हमारे। हेज हेज फंड्स कैसे काम करते हैं, हेज हेज फंड्स जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं अपने इन्वेस्टर से एंड ये काम इस बेसिस पे करते हैं, वो उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई इसमें हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें हाई रिस्क है बट हम लोग आपको हाई प्रॉफिट भी जनरेट करके देंगे, ठीक है। हाई रिस्क है, हाई कैपिटल, जो हाई प्रॉफिट है वो भी हम जनरेट करके देंगे। सो ये उसके ऊपर हाई रिस्क पे, यानी कि आपने अपना कैपिटल उस पे हाई रिस्क पे लगाया है तो ज्यादा लॉस भी हो सकता है बट आपके ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी है। तो मेनली जो हेज फंड्स हैं ये ट्रेड जो करते हैं वो फ्यूचर्स में करेंगे, ऑप्शंस में करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये ज्यादा ट्रेड करेंगे। ये सब जो चीजें हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रखो आप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हेज फंड्स। हेज फंड्स के बाद में हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स। आई होप म्यूचुअल फंड्स का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, किसी ने 500 रुपए दे दिए, किसी ने 1000 रुपए दे दिए, तो ये उन सब का फंड एक जगह पे इकट्ठा करके बहुत बड़ा फंड बना लेते हैं
ये 500 रुपए का फंड है जो, ये इन्होंने बहुत सारे लोगों से लिया होगा और ये 500 फंड को 500 रुपए को 500 करोड़ में बना देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से सबसे इकट्ठा करके, यहाँ से किसी से 1000 ले लिया, ऐसे कर करके। तो ऐसे करके ये क्या करेंगे, एक फंड बना लेंगे 500 करोड़ का। अब इसमें ये अलग अलग स्टॉक्स चूज करेंगे, अलग अलग स्टॉक बाय करके फिर उसको सेल करेंगे, एंड उसके ऊपर रिसर्च करते हैं ये कि कौन सा स्टॉक जो है वो बढ़ सकता है, कौन सा है घट सकता है। तो इनकी एक पूरी रिसर्च टीम होती है, तो उस बेसिस पे ये वो डिसीजंस लेते हैं एंड वहां पे ये प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इनका रिस्क भी उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी रिस्क के साथ में काम नहीं करते, बट आपको एक कंसिस्टेंट जो है रिटर्न मिल जाता है इसमें, म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क पे काम नहीं करते। रिस्क तो देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी काम कर रहा है तो रिस्क पे काम करेगा, बट ये है कि कोई ज्यादा रिस्क पे काम करता है, कोई कम पे करता है, बट आपका कैपिटल जो है हमेशा रिस्क पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या काम होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक का काम ये होता है कि सपोज मेरी कंपनी है, मेरी ये कंपनी है, मेरे को अब इसको पब्लिक करना है। पब्लिक करना है मतलब कि मेरे को अब इसका आईपीओ लेके आना है, ठीक है। मैं अब इसको पब्लिक करूंगा, तो इसकी जितनी फॉर्मेलिटीज होंगी, ये फॉर्मेलिटी कौन पूरी करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक। जो मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास में जाऊंगा, कहूंगा मेरे को आईपीओ लेके आना है, आप मेरी ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, ये मेरा वैल्यूएशन निकालेगा कंपनी का, ये फिर उसके बाद में शेयर्स की प्राइस डिसाइड करके मेरे को बताएगा कि इतनी शेयर्स की प्राइस होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। तो उसके बदले में ये कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कस्टोडियन, ठीक है। तो कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी, ठीक है। तो आपने कभी भी अगर शेयर्स खरीदे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपके शेयर्स जो है आपके ब्रोकर के अकाउंट में रहते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं, बट वो क्या वो सेफ हैं? तो उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेता है? वो लेता है डिपॉजिटरी। वो क्या करते हैं डिपॉजिटरी? ये एक टाइप से ऐसे समझो जैसे कि बैंक में एक लॉकर है, उस लॉकर की जिम्मेदारी किसकी है? उस बैंक की है, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी है कि आपके जो स्टॉक्स हैं आपके पास में, आपने खरीदे हुए हैं, उनको सेफ रखना, ताकि वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली ऐसी कोई गायब ना कर ले, चुरा ना ले आपके अकाउंट से। तो उसको उसके लिए काम कौन करती है? ये डिपॉजिटरी काम करती है, और उससे कुछ उसके लिए आपसे कुछ एनुअल चार्जेस लेती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिपॉजिटरी। इसके बाद में हम बात करेंगे रेगुलेटर। सो कौन होता है रेगुलेटर? जो कि मार्केट को रेगुलेट करते हैं, सो दैट कि आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, आप किसी फ्रॉड में ना फंस जाओ, या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टर हो जिसके साथ में कोई भी धोखा वगैरह ना हो। तो उसके लिए कौन काम करता है? रेगुलेटर। तो इंडिया में रेगुलेटर कौन है? इंडिया में रेगुलेटर है सेबी, ठीक है। ऐसे यूएस में जो रेगुलेटर है वो है एसईसी, सेक, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेट करता है हमारे मार्केट को। एक्सचेंज पे कुछ भी काम हो रहा है उसको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में आ जाएगा हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज की हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एक्सचेंज क्या होता है। मैं आपको वापस से इसका छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये जगह आपको प्रोवाइड करता है जहां पे जो इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं।
सो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, आपको, आपके ब्रोकर को। सो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। यहाँ पे प्राइस फिक्स होता है एंड वो अपना ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद में आ गया हमारा स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन से होते हैं भाई? स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, सबसे पहले तो स्पेक्यूलेटर्स का काम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। स्पेक्यूलेटर्स का काम सेम होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब कि अगर आपको समझो कि आपने जो इन्वेस्टर है, समझो 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अगर क्या करना है, अगर उसको सेल करना है कोई चीज, ठीक है, तो वो सेल करने के लिए भी उसके पास में बायर होना चाहिए। तो वो बायर कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम टाइम के लिए अपने ट्रांजेक्शन करते हैं। सपोज करो कि उसने एक दिन के लिए कर लिया, एक हफ्ते के लिए कर लिया, एक महीने के लिए कर लिया, तो ये सब स्पेकुलेटर्स होते हैं। बहुत ज्यादा टाइम के लिए ये अपने स्टॉक्स को होल्ड करके नहीं रखते, कम टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटर्स हो गए। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? डे ट्रेडर, ठीक है। डे ट्रेडर कौन होता है? जिसने आज दिन में बाय किया और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले कभी भी बेच दिया, ठीक है। तो वो हो गया डे ट्रेडर, मतलब कि उसने एक दिन से ज्यादा उस स्टॉक को होल्ड ही नहीं किया है, भले उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, बट उसने एक दिन से ज्यादा होल्ड ही नहीं किया है, ठीक है। उसने सुबह खरीदा, ये सुबह खरीदा, सपोज करो उसने 10 बजे, उसको प्रॉफिट हो गया, उसने 12 बजे तक उसको सेल कर दिया। कौन हो गया ये हो गया डे ट्रेडर, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन से होते हैं? डे ट्रेडर हो गया हमारा, स्पेक्यूलेटर हो गया हमारा, एक्सचेंज हो गया, रेगुलेटर हो गया, कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी हो गया, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए हमारे। इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद में म्यूचुअल फंड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स के बाद में हेज फंड्स आ गए, हेज फंड्स के बाद में मार्केट मेकर्स आ गए, मार्केट मेकर्स के बाद में ब्रोकरेज फर्म्स आ गई हमारी, ब्रोकरेज फर्म्स के बाद में कौन आ जाएगा? इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस के बाद में रिटेल, जो कि हम लोग होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियोस में हम और भी टॉपिक लेके आएंगे और होप आपको इस सब चीज से नॉलेज मिल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करो प्लीज, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज है वो कमेंट में मैं आपकी सॉल्व करूं। एंड आने वाले टाइम में अच्छी खासी मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। सो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। नमस्ते, टाटा, हैव अ नाइस डे।